नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रशांत आपके अपने चैनल पारिजात स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में पिछले 2 क्लास में हमने पढ़ी है और उसमें हमने मुग़ल साम्राज्य का उदय और बाबर का प्रारंभिक जीवन पढ़ लिया है। आज हमारी तीसरी हिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम बाबर की जो लड़ाइयाँ होती है यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध से आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने करंट अफेयर्स की भी अपनी रेगुलर क्लास चलानी स्टार्ट कर दी है जो कि रेगुलर आती रहती है, और इंग्लिश की भी क्लासेज हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। आगे भी हम और भी क्लासेज जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हिस्ट्री की पिछली 2 क्लासों में हमने बाबर का जो है प्रारंभिक जीवन और मुग़ल काल की नींव पढ़ा था, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये तीसरा पार्ट देखने से पहले वो ऐसी बेसिक जानकारियाँ हैं जिनके बारे में आपको पता रहना अति आवश्यक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को स्टार्ट हुआ। ये पानीपत जो जगह है आपकी, ये हरियाणा में है। हरियाणा में ये जो युद्ध है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध को आपके बाबर ने जीता था, इसमें बाबर विजयी हुआ था। इस युद्ध को जीतने का जो बाबर के सबसे बड़ा कारण रहा वो रोमी ऑटोमन और एक आपकी तुगलमा। रोमी ऑटोमन तुगलमा नीति थी। ये जो नीति थी ये इस युद्ध में बाबर को जीतने में सबसे निर्णायक जो है कि साबित हुई। अब रोमी ऑटोमन और तुगलमा नीति क्या है इसके बारे में हम समझ लें। ये गोला बारूद जो होते हैं और तोप उसके बारे में है। ये ऑटोमन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उज्बेक जो आए थे वे ऑटोमन तुर्की थे, तो जो ये पद्धति विकसित हुई उसी के नाम पर बाबर ने इसका नाम ऑटोमन रखा और इसे रोमी पद्धति भी कहा जाता था। अब जरा हम देख लेते हैं तुगलमा नीति में क्या होता था। तुगलमा नीति जो थी वो सेना को 3 तरफ से घेर दिया जाता था। एक इधर से, दाएं तरफ से एक लोग, एक बाएं से और एक इधर सीधे जाती थी। अब जो ये इधर टुकड़ियां जाती थी इनको 2 भागों में बांट दिया जाता था, इधर भी इधर भी। तो एक सेना को दिखाने के लिए दूसरा ये पहाड़ों में छुप जाया करते थे, जिससे कि सेना का जो इब्राहिम लोदी की सेना है उसका ध्यान भटकाया जा सके। अब ये ऑटोमन जो होता था वो क्या होता था इसके बारे में हम जान ले। ये 2 गाड़ियां होती थी, इनके बीच में एक ऐसी संरचना बनी होती थी जिनसे कि तोपों को चलाया जा सके। तो भारतीय सैनिक जो थे वो इन पद्धतियों से परिचित नहीं थे, जिससे कि ये पद्धति बड़ी ही कारगर साबित हुई इस युद्ध में। अब ये जो तोप थे उसको चलाने में 2 तोपची थे, वो 2 तोपची बड़े ही निर्णायक साबित हुए, उस्ताद अली और मुस्तफा। ये जो उस्ताद अली है इनको बाबर ने ईरान से बुलाया था। कहां से? ईरान से। और मुस्तफा, ये 2 तोपची थे जो कि इस युद्ध में लड़ने में बाबर का साथ दिया था। अब बात आती है कि ये जो तुगलमा नीति थी, ऑटोमन नीति थी, ये बाबर ने सीखी कहाँ से थी? तो ये बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। कहाँ से सीखी थी? उज्बेकों से सीखी थी।
तो अब यहाँ से एक बात ये निकल के आती है कि बाबर ने जो युद्ध ये जीता था वो ईरान प्लस उज्बेकी दोनों नीतियों से मिलकर, दोनों नीतियों को मिलाकर इसने ये युद्ध जीता था। ईरान प्लस उज्बेक, ये दोनों नीतियों को मिलाकर इसने पानीपत का जो युद्ध था उसको जीता था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर ने किन नीतियों के द्वारा जो है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। अब इसके बारे में जरा हम इब्राहिम लोदी की तरफ से भी चर्चा कर लेते हैं कि इब्राहिम लोदी की तरफ से क्या था। इब्राहिम लोदी की तरफ से इस युद्ध में उनका एक मित्र थे, उनके एक मित्र थे जो कि ग्वालियर के राजा थे, ग्वालियर के राजा थे, जिनका नाम था विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह। ये बाबर के खिलाफ जो है कि इब्राहिम लोदी की तरफ से इस युद्ध में लड़े थे। बाबर के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और ये इस युद्ध में मारे जाते हैं। और बाबर ने यहाँ ग्वालियर से काफी लूटपाट की, बहुत ज्यादा लूटपाट की, इसीलिए इसने अपने जो है कि तुझे के बाबरी में बताया था कि ग्वालियर की जो है कि स्थापत्य शैली इसे बहुत अच्छी लगती थी, तो ग्वालियर से इसने काफी लूटपाट वगैरह की थी। और यही विक्रमजीत सिंह के महल से या विक्रमजीत सिंह के जो ग्वालियर इन्होंने लूटा था वहीं से इसको प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा, वहीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इस कोहिनूर हीरे के विषय में ये थी, इस कोहिनूर हीरे के विषय में कि इसके मूल्य से, इस कोहिनूर हीरे के मूल्य से जो दुनिया है उसके आधे दिन का खर्चा निकाला जा सकता है, आधे दिन का। आप सोच सकते हैं कि ये जो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह थे उनके पास कितनी अकूत संपत्ति थी, पूरी दुनिया का आधा दिन का खर्चा ये हीरा जो है उतना मूल्यवान था जिससे कि पूरी दुनिया का आधे दिन का खर्च चलाया जा सकता था। युद्ध में जो लूटपाट किया हुआ धन था, जो बाबर ने यहाँ से स्वयं खुद लूटपाट की, तो जो धन प्राप्त हुआ उस धन को बाबर लेके फिर वहीं पहुंचता है जहां से वो आया था, यानी कि वो काबुल पहुंचता है। और काबुल के प्रत्येक नागरिक, काबुल के जो नागरिक होते हैं उनमें ये धन का बंटवारा करता है। जब ये काबुल में धन का बंटवारा करता है फिर वहीं उसको एक वहां के लोगों ने उपाधि दी, जिस उपाधि को नाम दिया कलंदर। तो बाबर के नाम से फिर एक उपाधि जुड़ी कि ये जो है कलंदर नाम से विख्यात हुआ। अब इसके आगे हम देखते हैं, जब ये युद्ध हो जाता है तो यहीं से बाबर जो है कि मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, यहीं से बाबर भारत की गद्दी पर बैठ जाता है। अब मुगल वंश का एक और नाम है जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मुगल वंश को चगताई वंश भी कहा जाता है, चगताई वंश। अब ये चगताई नाम कहाँ से आया, जरा इसको भी देख लेते हैं। चंगेज खां का पुत्र, चंगेज खां का पुत्र चगताई था, जिसके ही नाम पर, चंगेज खां के पुत्र चगताई के नाम पर, चगताई के नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा, चगताई वंश पड़ा। और चूंकि ये तुर्क भी थे तो इन्हें चगताई तुर्क भी कहा जाता था। अब जब ये पूरा पानीपत का युद्ध समाप्त हो गया, ये जो था वो भी बड़ा हो चुका था, तो बाबर ने क्या किया कि ये बाबर आधी सेना लेके चित्तौड़गढ़ की तरफ चल दिया, चित्तौड़गढ़ की तरफ चल दिया और आधी सेना लेकर हुमायूं को आगरा की तरफ भेज दिया, हुमायूं को आगरा की तरफ भेज दिया। अब चित्तौड़गढ़ इसलिए भेजा था क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो रास्ता था वो गुजरात को जाता था, गुजरात को, और गुजरात का रास्ता जो था वो व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, इसलिए ये चित्तौड़गढ़ की तरफ जा रहा था।
अब यहाँ क्या हुआ कि जब इसकी सेना जा रही थी तो राणा सांगा ने इसकी सेना को वापस भेज दिया। राणा सांगा ने इसकी सेना को वापस भेज दिया। जब बाबर ने ये बात सुनी तो बाबर खुद आया और फिर यहीं से, चूंकि एक और कारण था कि जो राणा सांगा थे उन्होंने पानीपत के युद्ध में बाबर का साथ नहीं दिया था, तो एक कारण, ये दो कारण बन गए जिससे कि खानवा के युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और बाबर आया खानवा का युद्ध लड़ने के लिए। तो आगे हम देखते हैं खानवा का युद्ध। अब हम देखते हैं खानवा का युद्ध, जो दूसरा युद्ध बाबर का हुआ था। ये बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ये खानवा जो है आपका राजस्थान में है। खानवा राजस्थान में है। ये युद्ध जब लड़ा जा रहा था तो एक समय राणा सांगा की जो सेना है वो बाबर की सेना पर बीस पड़ रही थी, यानी वो जीतने की कगार पर थी। लेकिन जब बाबर ने देखा कि अब हमारी सेना जो है कि हार रही है, तो उसने अपने सैनिकों को, बाबर ने अपने सैनिकों को लालच दिया धन रुपए पैसे की, जिससे कि सैनिक लड़े और वो उसकी जीत हो। पर ये जो धन का लालच था वो सफल नहीं हो पाया, ये असफल हो गया। उसके बाद तुरंत बाबर ने जो है कि यहाँ पे शराब के जो टंकियां हुआ करती थी उनको जो है कि गिरवा दिया, उसको तोड़ दिया। और शराब पर जो है इसने क्या किया, शराब पर बाबर ने इस युद्ध में पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। और सैनिकों पर एक कर लगता था, जिस कर का नाम था, यह कर जो है सैनिकों पर लगता था, सैनिकों पर, जिसका नाम है तगमा कर। उसने ये भी समाप्त कर दिया, जिससे कि सैनिक युद्ध लड़े। तो ये पद्धति भी कुछ सफल नहीं हो पाई। तो बाबर ने आगे एक काम किया कि बाबर ने इस युद्ध में एक नारा दिया, जिसे जिहाद का नारा दिया, जिसे जिहाद कहा गया। शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है धर्म विरोधी। धर्म विरोधी यानी कि ये लोग मानते थे कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हमारे विरोधी हैं। और बाबर ने यहीं पे एक उपाधि ली, जिसका नाम था गाजी। गाजी, इस गाजी का अर्थ होता है धर्म विनाशक। धर्म विनाशक, कि अब तो भाई मैं इस धर्म का, हिंदुओं के धर्म का या किसी और धर्म का विनाश करूंगा। तो बाबर देखिए यहाँ कितना कट्टर था कि इसने गाजी को उपाधि ली धर्म विनाशक, जिसका अर्थ होता है जिससे द्वारा ये युद्ध जो है कि जीता जा सके। अब जब राणा सांगा ने अपनी हार देखी तो यहाँ पे राणा सांगा ने एक जो है पाती पेरवड़ विधि आती थी, पाती पेरवड़। इस पाती पेरवड़ के अंतर्गत क्या होता था कि एक झंडा होता था, जिसके नीचे उस बिरादरी के सारे लोग इकट्ठा होते थे, यानी उस जाति, उस संगठन के लोग इकट्ठा होते थे। और उनको ये समझाया जाता था कि अब हमारी बिरादरी पे आक्रमण होने वाला है या हो रहा है, अब हम एक नहीं हुए तो फिर हमारी बिरादरी के लिए बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए और इसी में एक आदमी इकट्ठा हुआ था जिसका नाम था मेदिनी राय, जो कि चंदेरी का शासक हुआ करता था। बाबर हर किसी से बदला लेता है, चाहे वो कोई भी हो। तो अभी इनका नाम अगले युद्ध में आएगा, आना ही आना है। तो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए। तो इस पाती पेरवड़ विधि में सारे लोग इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन कोई नेतृत्व एक ही आदमी करता है, और वो नेतृत्व कौन कर रहा था? राणा सांगा कर रहे थे। अब क्या होता है कि राणा सांगा जो है इस युद्ध में हार जाता है और बाबर की इस युद्ध में जीत हो जाती है। अब जब राणा सांगा इस युद्ध में हार जाता है तो राणा सांगा के जो साथी होते हैं वो इसको लेके भाग जाते हैं कालपी। कालपी में इरीची एक जगह है, कालपी इरीची, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे?
मध्य प्रदेश में। वहां पे लेके इसको चले जाते हैं। आगे जो है वो चूंकि घायलावस्था में था, बेहोश था, तो वो इसे लेके कालपी ऋषि मध्य प्रदेश चले जाते हैं। जब राणा सांगा को होश आता है, जब वो अचेता अवस्था से होश की अवस्था में आता है, तो वो जिद करता है। उसके शरीर पे काफी सारे घाव के निशान होते हैं, तो वो जिद करता है कि नहीं, मैं बाबर से क्या करूंगा, बाबर से युद्ध लड़ूंगा। जब उसके बिरादरी के, उसके सरदारों ने देखा कि अब ये आदमी नहीं मानने वाला है, तो इन्होंने क्या किया कि सोचा कि अब भाई इसका तो कुछ राणा सांगा का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसके साथ साथ हम सारे मारे जाएंगे। तो इन्होंने 30 जनवरी 1527 को राणा सांगा को क्या दे दिया, जहर दे दिया। राणा सांगा को जहर दे दिया, जिससे कि राणा सांगा की 30 जनवरी 1527 को मृत्यु हो गई। जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई, तो राणा सांगा को कालपी से जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, जो कि आपका राजस्थान में है, इसे यहाँ पे लाया गया। और यहीं पे राणा सांगा की क्या है, छतरी है। राणा सांगा के विषय में कहा जाता है कि ये इनके जो शरीर पे पूरे 80 घाव थे। राणा सांगा के शरीर पे पूरे 80 घाव थे, और इस आदमी का एक हाथ और एक पैर और एक आंख समझ लीजिए नहीं थी। पैर जो है कि टूट गया था, हाथ टूट गया था और आंख फूट गई थी। उसके बावजूद ये आदमी युद्ध लड़ता रहा, इसलिए इसे एक उपाधि दी गई, सैनिकों का भग्नावेश। सैनिकों का भग्नावेश। राणा सांगा को उत्तर भारत का, राणा सांगा को ये इतना वीर आदमी था, इसलिए इसको उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। इस युद्ध के बारे में ये चर्चा है कि ये जो युद्ध था मुगलों और राजपूतों के बीच ये पहला युद्ध था। खानवा के युद्ध के बारे में चर्चा है कि ये मुगलों और राजपूतों के बीच पहला युद्ध था। अब आगे हम देख लेते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, ये जो चंदेरी का आपका युद्ध हुआ था, ये 29 जनवरी 1528 को हुआ था। 1528 को ये युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। मेदिनी राय जो कि चंदेरी के शासक हुआ करते थे। ये चंदेरी जो है आपका मध्य प्रदेश में है। चंदेरी मध्य प्रदेश में है। इस युद्ध का कारण बताया जाता है कि जब राणा सांगा ने पाती पेरवड़ विधि अपनाई थी, तो उसमें ये मेदिनी राय इकट्ठा हुए थे, जिसके फलस्वरूप ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में बाबर जो है फिर से एक बार विजयी रहा। और यहाँ की जो चंदेरी की राजपूत महिलाएं थी, चंदेरी की राजपूत महिलाएं, उन्होंने जौहर किया था। उन्होंने जौहर किया था। अब बाबर का जो चौथा युद्ध था वो घाघरा का युद्ध था। घाघरा का युद्ध था। ये युद्ध जो था 6 मई 1529 को लड़ा गया था। 6 मई 1529 को ये युद्ध जो है बाबर और अफगानों की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। बाबर और अफगानों की संयुक्त सेना, बाबर और अफगानों की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। ये जो युद्ध है वो घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था, जो कि बिहार में है। बिहार में
ये युद्ध बिहार में हुआ था, घाघरा नदी के किनारे। इस युद्ध में बंगाल प्लस बिहार और प्लस अफगान की संयुक्त सेना अफगान ने भाग लिया था। बंगाल का शासक हुआ करता था, बंगाल का शासक नुसरत शाह। ये वही नुसरत शाह है जो इब्राहिम लोदी के क्या हुआ करते थे, दामाद हुआ करते थे। अब चूंकि जब ये सेना लड़ने के बारे में सोच रही थी तो नुसरत शाह चूंकि शासक थे यहाँ के, तो उनको आगे लाया गया। प्लस बिहार की सेना थी, अफगान भी कुछ थे, लेकिन जो नेतृत्व का एक अभाव था, उस नेतृत्व के अभाव को पूरा करने के लिए इब्राहिम लोदी का एक भाई था, छोटा भाई महमूद लोदी। इनका एक भाई था महमूद लोदी, उन्हें बुलाया गया। नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। ये जो युद्ध था, ये युद्ध जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था, जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था। इस युद्ध के पश्चात जो बाबर था उसका, इस युद्ध के बाद बाबर का जो शासन था वो बाबर का शासन आक्सस से लेकर घाघरा तक, आक्सस से लेकर घाघरा और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक हो गया था। हिमालय से लेकर ग्वालियर तक हो गया था। 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब बाबर का शव होता है, बाबर का शव पहले वो आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। परंतु बाद में जो इसकी पुस्तक है तुजु के बाबरी, इसकी आत्मकथा है, उसको पढ़ा जाता है तो वहां इसने अपनी इच्छा जाहिर की होती है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो इसे उसके बाद काबुल में इसके पोते अकबर के द्वारा काबुल में दफनाया जाता है, काबुल में दफनाया जाता है। तो ये मुगल काल का एक ऐसा शासक है जिसे दो बार दफनाया गया। मुगल काल में कुल 3 ऐसे शासक हुए हैं जिनको कि भारत के बाहर दफनाया गया है, पहला तो आपका बाबर हो चुके, पहला बाबर जिन्हें कहाँ दफनाया गया है, काबुल में। और दूसरा जहांगीर, जिन्हें लाहौर में दफनाया गया है। और तीसरा आपके बहादुर शाह जफर, जिनको रंगून में दफनाया गया है। अब हम बाबर के बारे में कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आगे चलकर हुमायूं के शासनकाल में इसका जो है फारसी भाषा में
इसका फारसी भाषा में अनुवाद होता है, जो कि जोना खां एवं पायदा हसन के द्वारा किया जाता है। तो तुजुक ए बाबरी का हुमायूं के शासनकाल में फारसी भाषा में अनुवाद जोना खां एवं पायदा हसन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अकबर के जमाने में फिर से फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया जाता है, और ये अनुवाद जो है अकबर के समय में होता है, और इसे करता है अब्दुल रहीम खान ए खाना। आगे चलकर ये तुजुक ए बाबरी का अनुवाद अंग्रेजी में भी होता है। इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में आगे चलकर इसका अनुवाद बुक ऑफ बाबर और या फिर लेटर ऑफ बाबर नाम से हुआ, लेटर ऑफ बाबर। ये जो पुस्तक है ये इंग्लिश भाषा में अनुवादित हुई, इंग्लिश भाषा में। इसका अनुवाद जो है जिन्होंने किया था उनका नाम है मैडम बेवरिज के द्वारा जो है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, बुक ऑफ बाबर और लेटर ऑफ बाबर नाम से। आगे देख लेते हैं बाबर ने कुछ पोयम भी लिखी थी, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब बाबर ने जो है कि 2 पोयम भी लिखी थी, बाबर के द्वारा 2 पोयम्स भी लिखी गई थी। पहली जो पोयम थी उनकी वो थी दीवान, पहली पोयम दीवान थी। ये जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में। और दूसरी जो पोयम है वो मुबैयान नाम से लिखी गई, मुबैयान। ये आपकी फारसी भाषा में लिखी गई थी, फारसी भाषा में। इस मुबैयान जो पोयम है इसमें एक शैली का प्रयोग किया गया था, मुबैयान। ये मुबैयान शैली जो थी इसका प्रथम बार किसी ने उपयोग किया था, इसलिए मुबैयान शैली का जन्मदाता भी हम किसे मानते हैं? बाबर को मानते हैं। बाबर ने आगे एक और कृति की जो इन्होंने की थी उसका नाम है रिसल ई उसाज। ये बाबर की एक अन्य कृति है। बाबर के कुछ अन्य कार्यों में हम देख लेते हैं। बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था तो 1527 में पानीपत में इन्होंने 1527 में ही पानीपत में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1528 और 29 में इन्होंने एक और मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका नाम है बाबरी मस्जिद। ये प्रश्न थोड़ा सा, ये बाबरी मस्जिद वाला थोड़ा सा विवादित रहता है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि 1528-29 में बाबर के द्वारा ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसका निर्माण मीर बाकी ने किया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये बाबरी मस्जिद जो है ये अयोध्या में थी। ये थोड़ा सा विवादित है, इसका भी कोर्ट में मैटर चल रहा था जिसका कि जजमेंट भी आ चुका है। तो यहीं पे जो है कि हमारा बाबर का अध्याय जो है कि बाबर खत्म होता है। उसके बाद तुझे के बाबरी जो थी, थोड़ा सा उसके बारे में मैं और आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। तुझे ये बाबरी जो थी उसको 3 भागों में बांटा जाता है,
बाबर के शासक बनने से लेके यानी 1494 में जब बाबर ने गद्दी पर पहली बार बैठा था, तब से लेके जो 1503 के बीच की कहानी है, 1503 के बीच की, वो फर्स्ट पार्ट में है। और 1503 के बाद की जो घटनाएं हैं वो जो है कि सेकेंड पार्ट में है। उसमें कुछ वर्षों की जो घटनाएं हैं वो शामिल नहीं है इस बीच। और बाबर जब भारत की गद्दी यानी कि 1526 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, आगरे की गद्दी पर, तो वहां से जो पीरियड शुरू होता है वो आपके तीसरे भाग में वर्णित है। यानी अगर कहा जाए तो मूल रूप से बाबर का जो भारत में शासन है वो कहीं ना कहीं तीसरे भाग में ही वर्णित है। दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमारी ये क्लास खत्म होती है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और एक चीज मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा दोस्तों कि जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों।